हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सम फैक्ट्स रिगार्डिंग ईपीएफओ। जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ के इस बार इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग ईपीएफओ होनी चाहिए। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन यू मस्ट हैव गैदर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय नाउ। सो अगर आपने अभी तक उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, अगर तो आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट्स रियली गुड। और अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, देन चेक इट आउट, द इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी शेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ताकि हम जान सके कि एग्जैक्टली ईपीएफओ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे बनी, इसके बारे में और हमें क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट ईपीएफओ। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ईपीएफओ क्या है एग्जैक्टली? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए बनाई गई है और ये सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। सो कुछ इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर फ्रॉम द पोर्शन ऑफ देयर ओन वेबसाइट और कुछ चीजें वी हैव गैदर्ड फ्रॉम अदर एरियाज। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डेप्थ की एग्जैक्टली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। इन्होंने 2019 के अंदर इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। दैट वाज देयर 67th फाउंडेशन डे, यानी कि अब नवंबर में दे विल बी कंप्लीटिंग देयर 69 इयर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। इसकी जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो ईपीएफओ का जो फर्स्ट एक्ट था वो 1925 में बना था और उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव होते होते इसका आज का प्रेजेंट एक्ट चल रहा है। When we talk about the EPFO, EPFO is one of the world's largest social security organizations. ये सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। किस सेंस में? जब हम बात करते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो इसके अंडरटेक की जाती हैं, देन उसके बाद जो इसकी बात करते हैं इसकी एनुअल रिपोर्ट की, उसके अकॉर्डिंग इट इज 19.34 करोड़ इनका जो है वो इनका अराउंड द मनी विच दे आर इन्वेस्टिंग इज अराउंड 19.34 करोड़ जो इनके अकाउंट्स में आपको दिखेगा। बट दिस वाज एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2016-2017 पर्टेनिंग टू इट्स मेंबर्स, जितने भी उसके मेंबर्स ने इसके अंदर डाला है। जब हम ईपीएफओ की बात करते हैं, ये एक ट्राइपार्टाइट की एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड के तौर पे काम करता है। दैट मीन्स इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और एम्प्लॉयज़ भी हैं, एम्प्लॉयर्स भी हैं। तो गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स भी हैं। देन इसके बारे में जाने तो अभी इसके एक्ट के बारे में बात करते हैं। ईपीएफ का अपना एक एक्ट है जो कि इसका था, दैट वाज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन 15th नवंबर 1951 और बाद में 52 में इसका एक्ट ही बन गया था। ठीक है, बट दिस वाजंट द फर्स्ट एवर टाइम जब इसका एक एक्ट बनकर आया था। इसका फर्स्ट एक्ट 1925 में बना था और उसके बाद कोल माइंस का भी प्रोविडेंट फंड शुरू हुआ था 1948 के अंदर और उसके बाद इसका ऑर्डिनेंस आया 51 के अंदर और इसका एक्ट बन गया 52 के अंदर। करंटली जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो एक्ट है दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। जब हम इसकी एपेक्स बॉडी की बात करते हैं, इसकी एपेक्स बॉडी विच इज टेकिंग द डिसीजंस इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये उसकी बोर्ड है जो उसका पूरा देखती है वर्किंग। जो इसका बोर्ड है वो एडमिनिस्टर करता है प्रोविडेंट फंड को भी, पेंशन स्कीम जो कि इसके अंडर एक स्कीम कवर की जाती है और इंश्योरेंस भी इसी के अंडर है। जब हम बात करते हैं ईपीएफओ के अंडर ओवरऑल 3 लेवल है, प्रोविडेंट फंड भी है, पेंशन भी है और इंश्योरेंस भी है। सो ये तीनों ये लोग कवर करके चलते हैं और ये जो बोर्ड है दिस इज चेयर्ड बाय द यूनियन लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट्स द पर्सन हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, सीबीटी। नेक्स्ट इनके पास क्या आ जाता है? द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जो बिल नंबर 15 था 1952 के अंदर ये बना है। ये जो एक्ट है इसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट कहा जाता है और ये अब एट प्रेजेंट पूरे इंडिया पर एक्सटेंड किया जाता है। दैट मीन्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देन उसके बाद अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं, इसका ट्राइपार्टाइट बोर्ड है। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट आपको दोनों मिलेंगे और एम्प्लॉयज भी मिलेंगे और एम्प्लॉयर्स भी मिलेंगे।
ये एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड के थ्रू वर्क करते हैं। उसके साथ साथ ईपीएफओ जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर की जाती है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इसके अंडर कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, इसके अंडर आती है ईपीएफ स्कीम 1952, पेंशन स्कीम यानी कि 1995 में जो आई, और आपका इंश्योरेंस स्कीम जो कि 1976 में आई। ये जो 1976 में स्कीम आई थी, इससे पहले आपका एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम थी जो एग्जिस्ट करती थी, बट इट वाज रिप्लेस्ड विद दिस वन। वो 1971 में ही फिर ये आ गया, ठीक है। Then this is employee deposit linked insurance and employee pension scheme and आपका EPF Act जिसके अंडर हमारे पास EPF की स्कीम है, Employee Provident फंड। देन जब हम ईपीएफ की स्कीम की बात करते हैं, इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप धीरे धीरे पैसा जमा करते चलते हैं और उसके लिए आपको अक्यूमुलेशन के साथ में आपका इंटरेस्ट भी उसमें आपको मिलता है। पार्शियल आप विड्रॉ कर सकते हैं, फुल विड्रॉल अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ पार्शियल आप विड्रॉ कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, इलनेस के लिए या हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। हाउसिंग स्कीम जो कि यहाँ पर कवर हो रही है फॉर ईपीएफओ मेंबर्स टू अचीव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय इंडियंस। क्या होगा बाय 2022, जो हम लोग चाहते थे कि हमारे कंट्री में सबके पास अपना अपना घर हो, उस चीज को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिस इज वेयर यू कैन फाइंड दिस पार्ट। तो ईपीएफ स्कीम यहाँ पर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या है, मंथली बेनिफिट इसका होता है फॉर सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी, सर्वाइवर, विडोअर एंड चिल्ड्रन, यानी कि एक सर्टेन स्टेज के बाद या फिर किसी की डेथ के बाद यहाँ पर उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है। देयर इज अ मिनिमम पेंशन ऑन डिसेबलमेंट एज वेल और past service benefit to participants of erstwhile pension 1971, यानी इससे जो पहले इनका जो एक्ट था उसको भी ये लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। दैट इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। इसके अलावा थर्ड स्कीम आती है आपकी इंश्योरेंस स्कीम 1976। यहां पर आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको ये स्पेसिफिक मिलता है और इसका बेनिफिट अमाउंट टू 20 टाइम्स ऑफ द वेजेस। मैक्सिमम बेनिफिट जो इसमें अवेलेबल है दैट इज 6 लाख। ये सारी इंफॉर्मेशन ईपीएफ के स्पेसिफिक वेबसाइट है, उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। देन जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय विजन की, जब हम ईपीएफओ के विजन की बात करते हैं, व्हाट इज द विजन ऑफ ईपीएफओ? ईपीएफओ का विजन है सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड करवाना लोगों को थ्रू प्रोविडेंट फंड। उनकी जब तक वो जॉब करें तब तक सेविंग करें, अपनी पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस सबको कवर करते हुए। ऑनलाइन सर्विसेज इसकी प्रोवाइड की जा रही है इनकी अपनी वेबसाइट के थ्रू, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज जो कि बेनिफिट करती हैं और सपोर्ट करती हैं हमारे कंट्री के अंदर सोशल सिक्योरिटी को। साथ साथ इसका मिशन क्या आ जाता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिशन ऑफ ईपीएफओ, इसका मिशन क्या रहा है? इसके मिशन के अंदर चीज़ें कवर होती हैं जैसे कि प्रोवाइड करना मिनिमम इंटरफेस बट मैक्सिमम आउटपुट एट द ईपीएफओ ऑफिसेज। जब हम इसकी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो दे हैव अ स्पेसिफिक वेबसाइट epfindia.gov.in जिस पर जाकर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अब इनके एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी नंबर्स भी हैं, यानी कि यूएएन, और यूएएन के थ्रू आपके क्या हो जाते हैं, इट्स अ 12 डिजिट नंबर जिसके थ्रू आपके पास क्या हो जाता है, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है अंडर ईपीएफओ। और आप अगर अपने एम्प्लॉयर्स या चेंज भी करते हैं तो भी आपकी वो आइडेंटिटी सेम रहती है जिस तरीके से आपका आधार रहता है, दैट इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होने लगा है, धीरे धीरे दे आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर मिशन। दैट मीन्स इंप्रूव्ड एंड रिलायबल फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, इनकी जो वेबसाइट है वो इसी का प्रूफ है। रियल टाइम मंथली अपडेशन आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन एक्सेस टू द मेंबर अकाउंट, दिस इज व्हाट दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद, और इंश्योर करना कि एक एम्प्लॉय का एक ही ईपीएफ अकाउंट हो, यानी कि अगर वो अलग अलग एम्प्लॉयज के अंडर जाए भी तो ये उसका ईपीएफ अकाउंट सिर्फ ट्रांसफर हो। रिड्यूस करना इसका टाइम फॉर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स फ्रॉम 20 days to 3 days। This is what they have been keeping in their mission। उसके साथ साथ उनके मिशन में आ जाता है फैसिलिटेट द ईज ऑफ कंप्लायंस। एक तरह से ऑनलाइन जाना इज द फर्स्ट स्टेप जो इन्होंने किया था, और उसके साथ साथ उसकी जो सिंप्लिसिटी उन्होंने लाने की कोशिश की है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ देयर वेरियस अकाउंट्स, वो यही दिखती है हमें। इनकरेज करना और प्रमोट करना वॉलंटरी कंप्लायंसेस को, एक विजिल और इंश्योर करना एक प्रॉपर कंप्लायंस उसकी हर एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ में, और इम्प्रोवाइज करना अपनी ईजी इंटरेक्शन विद ईपीएफओ टू द पीपल विद हु आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, और जो
लुकिंग फॉरवर्ड टू सीक्रेट रेसल वाले पोर्शन को देख रहे हैं, दैट मीन्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर क्वेरी सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर आ जाता है आपका ईपीएफओ का मिशन। सो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग ईपीएफओ, स्टार्टिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। और क्या जुड़ जाता है इसके साथ में, ईपीएफओ का जो वेबसाइट का नेम क्या है, ईपीएफओ की जैसे शुरुआत हुई थी, इसका फाउंडर्स थे, इन्होंने सेलिब्रेट किया था, उसकी आपको डिटेल्स इनकी बाकायदा वेबसाइट पर अबाउट अस के अंदर ही दिख जाती है। तो वो जो ऑन द फेस ऑफ इट आपकी इन्फॉर्मेशन है, दैट इज समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने इंटरव्यू से पहले इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते चलें। स्टडी मोर अबाउट द थिंग्स दैट you need to know, you are supposed to know regarding this organization when you are going for the interview. So keep yourself updated and keep working hard guys. You have made it this far, तो definitely थोड़ा सा फोकस और बहुत सारी आपकी जो पिछली मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपके लिए रीज़न बनेगा that you will be able to join this organization. So make sure that you are doing every possible effort which is possible. ठीक है? Thank you so much guys and all the best. और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना जो डेफ है वो हमारे पोर्टल पर अपलोड करके अपने लिए अभी तक इंटरव्यू का डेट और जो आपका स्लॉट है वो नहीं किया है बुक, सो कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए एक स्लॉट बुक कर सके। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको मिलेगा इसकी बाकी डिटेल्स भी, यानी कि आपको आपका पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक और आपके जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपके होंगे, और उसके बाद आपका एक जूम सेशन होगा वेयर देयर विल बी पीपल हु विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू। उस जूम सेशन के थ्रू आपका मीटिंग जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा, एंड देन विल be helping you out in terms of how to improve your presentation or the other aspects of your interview. So आप अपना डेफ जरूर अपलोड कर दीजिए और अपना स्लॉट बुक कर लीजिए if you are thinking to prepare for this interview in a proper manner and you would like to opt for Abhipedia. So go ahead guys. Thank you.